सो हे हाय हेलो गाइस। होपफुली आप लोग ठीक ही होंगे। तो चलिए हम अपनी स्टोरी बेहद इस कैग को स्टार्ट करते हैं। यहाँ लास्ट पार्ट में हमने सुना था कि तुलसी आरू के लिए रूम में खाना लेकर आई होती है, जहाँ तुलसी पैनिक कर जाती है और बेहोश हो जाती है। उसके बाद से आरू तुलसी को उसके रूम में लाके सुला के चली जाती है। अब इसके आगे, आज तुलसी की मेहंदी थी, इसलिए वो अपने रूम में तैयार हो रही थी। इस वक्त वो मिरर के सामने बैठी थी। तुलसी पूरी तरह से रेडी थी। उसने हरे रंग का बेहद ही खूबसूरत सा लहंगा पहन रखा था। बालों को फूलों से सजाकर उसे खुले छोड़े थे। गले में हार था और साथ ही चेहरे पर मेकअप के नाम पे बस आंखों में काजल और होठों पर लिपस्टिक। इसी में तुलसी कयामत ढा रही थी, मानो आसमान से कोई परी जमीन पे उतर आई हो। तुलसी आज भला की खूबसूरत लग रही थी, लेकिन जो चमक एक दुल्हन के चेहरे पे होनी चाहिए थी, वो कहीं से भी नजर नहीं आ रही थी। उल्टा तुलसी का चेहरा मुरझाया हुआ था। उसकी पलकें झुकी हुई थी। उसने थोड़ी भी जहमत नहीं उठाई खुद को शीशे में देखने के लिए। तुलसी के दिमाग में पिछली रात की चीजें किसी रील की तरह घूम रही थी। बार बार उसके जहन में आरू की करीबी नजर आ रही थी। आरू का उसे छूना, उसे छोटी सी चुहिया कहना, आरू की आंखों में खुद के लिए बेशुमार प्यार और जुनून जो तुलसी बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी, और उस बेशुमार प्यार को देखकर भी अनदेखा नहीं कर पा रही थी। तुलसी इस वक्त अपने ख्यालों में खोई हुई थी कि तभी रूम में नंदिनी जी आती हैं। जैसे ही उनकी नज़र तुलसी पे जाती है तो उनके होठों पर बड़ी सी मुस्कुराहट आ जाती है। वो तुलसी की तरफ अपने कदम बढ़ा देती हैं और जाकर उसके पीछे खड़ी हो जाती हैं। पीछे खड़ी होकर उसकी भलाइयाँ लेते हुए कहती है, हाय मेरी बच्ची कितनी प्यारी लग रही है, किसी की नज़र ना लगे इसे। इतना कहकर वो अपनी आंखों से काजल निकाल के तुलसी के कानों के पीछे लगा देती हैं। नंदिनी जी की इस हरकत से तुलसी का ध्यान टूटता है और वो उन्हें सवालिया नजरों से देखते हुए कहती है, माँ आप कब आई? तुलसी के चेहरे पर इस टाइम असमंजस के भाव थे, जिसे देखकर नंदिनी जी हल्का सा मुस्कुरा कर कहती है, क्या बात है बेटा, किसी के ख्यालों में इस कदर से खो गई थी कि अपनी माँ के आने तक का एहसास नहीं हुआ। नंदिनी जी की बातें सुन के तुलसी झेप जाती है, क्योंकि एक बार फिर उसके जहन में आरू की छवि आने लगी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि जब उसकी शादी नितिन से होने वाली है तो वो आरू की तरफ क्यों खींची चली जा रही है। आरू से उसे क्यों एक अपनेपन का एहसास हो रहा है। तुलसी अपने ही उधेड़बुन में थी। वही उसे फिर से खुद में खोया देखकर नंदिनी जी प्यार से उसके गाल छूकर कहती हैं, क्या हुआ बेटा, कोई बात परेशान कर रही है क्या? अगर तुम चाहो तो अपने दिल का हाल उससे कह सकती हो। आखिर हम माँ बेटी हैं। एक बेटी तो हमेशा अपनी माँ से अपनी सारे दुख सुख बांटती है ना। नंदिनी जी ने ये इतने अपने पन से कहा था कि तुलसी चाह कर भी मना नहीं कर पाई। वो थोड़ा सा झिझकते हुए कहती है, माँ एक बात में मुझे बहुत परेशान कर रही है, समझ नहीं आ रहा कि मैं कैसे कहूँ। तुलसी के चेहरे पर इस वक्त थोड़ी सी परेशानी थी। तब नंदिनी जी प्यार से उसके माथे को चूम के कहती है, जो कहना है बेझिझक कहो, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ मेरे अलावा कोई नहीं है।
तो तुलसी एक गहरी सांस छोड़ के कहती है, मम्मी मेरी शादी किसी और से होने वाली है, लेकिन मेरे चैन में बार बार कोई और आता है। हालांकि मैं उससे पहली बार मिली हूँ, लेकिन फिर भी मुझे एक अपनेपन का एहसास होता है। ऐसा क्यों होता है? आप समझ रही है ना कि मैं क्या कहना चाहती हूँ? इतना कहकर तुलसी काफी उम्मीद भरी नजरों से नंदिनी जी को देखती है। वहीं नंदिनी जी कुछ पल तुलसी को देखती हैं, उसके पास से मुस्कुराकर कहती है, अक्सर ऐसा होता है बेटा कि हमारा दिल किसी और को चाहता है और हमें किसी कारणवश किसी और से जोड़ दिया जाता है। लेकिन हम चाहते हैं तुम किसी दबाव में कोई फैसला ना लो, बल्कि दिल से लो। अपनी आंखें बंद करो और देखो कि तुम्हें क्या दिखता है। जो दिखेगा सोच लेना वही तुम्हारा सच्चा हमसफर होगा। इतना कहकर वो रूम से निकल जाती हैं। वहीं तुलसी बस नंदिनी जी की बातों को सोच रही थी और धीरे से अपनी आंख बंद कर लेती है। उसके चारों तरफ बस अंधेरा ही अंधेरा नजर आ रहा था। अचानक से उसे अंधेरे के बीच में एक रोशनी निकलती है, जहां से एक इंसान चल के आ रहा था, लेकिन ज्यादा लाइट होने के चलते वो नजर नहीं आ रहा था, जिससे कि तुलसी के माथे पे कुछ लकीरें उभर आई थी। धीरे धीरे वो इंसान सामने आता है और तुलसी जैसे उसका चेहरा देखती है, वो झट से अपनी आंखें खोल देती है। इस वक्त उसके सर पे पसीने आ गए थे, वो हल्का हल्का हाँफ रही थी। तुलसी खुद को मिरर में देखते हुए कहती है, आरू वो मैं कैसे देख सकती है? मेरी शादी तो नितिन से होने वाली है। ये क्या हो रहा है महादेव मेरे साथ? ये कौन सा खेल खेल रहे हैं आप मेरे साथ? इधर तुलसी के चेहरे पर परेशानी साफ नजर आ रही थी और इधर हमें आरू का रूम दिखाया जाता है। आरू इस वक्त शीशे के सामने खड़ी थी। वो शीशे में अपने आप को देखते हुए डेविल स्माइल करके कहती है, कोई खेल नहीं है, ये मेरी मोहब्बत का जुनून है जिसमें तुम खींची चली आ रही हो। आज तुम्हारी मेहंदी है और तुम्हें मेहंदी अपनी आरू के नाम की लगेगी। तुम्हारे हाथों की लकीरों में मेरा नाम बहुत पहले ही लिखा जा चुका है। अब तुम्हारी मेहंदी में भी मेरा ही नाम होगा। इस वक्त आरू के एक्सप्रेशन काफी खतरनाक थे। आरू ने भी हरा कुर्ता और पजामा पहना हुआ था, हाथ में स्मार्ट वॉच और उसके बाल बिल्कुल सलीके से सेट। कुल मिलाकर आरू भी आज कयामत ढा रही थी। वो तुलसी को टक्कर देने के लिए पूरी तरह से तैयार थी। आरू खुद को बड़े ही जुनून से शीशे में देख रही थी। तभी उसका फोन बजता है। वो फोन उठा के जैसे ही कान पे लगाती है, तो सामने वाले की बात सुन के उसके एक्सप्रेशन थोड़े से चेंज हो जाते हैं। उसके बाद से आरू फोन को कट करती है और नीचे चली जाती है। यहाँ तुलसी भी आ चुकी थी। मेहंदी की रस्म काफी धूमधाम से निभाई जा रही थी। सभी ने आज हरे रंग के कपड़े पहने थे। तुलसी इस वक्त एक खूबसूरत से स्टेज पे बैठी थी, जो खास उसके लिए बनवाया गया था। दो लड़कियां मिलकर उसे मेहंदी लगा रही थी और वहीं तुलसी का तो ध्यान मानो कहीं और ही था। उसके दिमाग में इस वक्त कुछ और ही चल रहा था। उसके जहन में अभी भी आरू थी। उसकी नजरें मानो बड़ी बेचैनी से किसी का इंतजार कर रही थी और उस इंसान को देखने की तड़प उसके चेहरे पे साफ नजर आ रही थी। यहाँ कई लोग डांस कर रहे थे और कुछ लोग आपस में बात कर रहे थे। सभी नितिन अपने पापा के साथ एक कोने में खड़ा था। उसके चेहरे पर इस वक्त गुस्सा साफ नजर आ रहा था, जो छुपाया नहीं छुप रहा था।
शिवराज अपने बेटे को शांत करते हुए कहते हैं, शांत हो जा बेटा, थोड़ा दिमाग को ठंडा कर। गुस्सा करने से कोई फायदा नहीं है। अपने पापा की बात सुन के नितिन दांत को पीसते हुए कहता है, गुस्सा नहीं करूँ तो क्या करूँ पापा? आपको पता है ना, उस आरू को देखकर मेरा खून तो ऐसे जल जाता है, मुझसे वो बर्दाश्त नहीं होती। ये सब कहते हुए नितिन के चेहरे पर अलग ही गुस्सा और नफरत नजर आ रहा था, जो शिवराज भी बखूबी महसूस कर पा रहा था। वो नितिन का कंधा दबाते हुए कहता है, असली खिलाड़ी वो होता है बेटा जो अपने दुश्मन की कमजोरी का ध्यान रखे, ना कि खुद की गुस्से की आग में जले। और हमें तो उस आरू को तड़पाना है। आखिर हम भी तो देखें, अपनी लुगाई के हाथों पर किसी और के नाम की मेहंदी लगता देखकर वो कैसे बर्दाश्त करती है। ये कहते हुए शिवराज के होठों पर एक स्माइल आ जाती है और उसकी बात सुन के नितिन के भी होठों पे मुस्कान आ जाती है। इधर तुलसी के हाथ पर काफी खूबसूरत सी मेहंदी लगी थी, लेकिन उसका ध्यान मेहंदी पे ना होकर सीढ़ियों पर था, जहाँ से आरू अपने कुर्ते की बाजू को फोल्ड करते हुए नीचे आ रही थी। आरू को देखकर एक पल के लिए मानो तुलसी की सांसें थम चुकी थी। आरू की पर्सनैलिटी कुछ इस प्रकार थी कि तुलसी क्या, वहाँ मौजूद सारे लोगों की नजरें उस पे से नहीं हट पा रही थी। सबके मन में बस यही चल रहा था, कोई इतना सुंदर कैसे हो सकता है। इधर तुलसी एक टकारू को देख रही थी, तभी मेहंदी वाली कहती है, मैम किसका नाम लिखना है? तुलसी ने मानो मेहंदी वाली की बातें सुनी ही न थी। वो आरू में खोए हुए कहती है, आरू। तुलसी के मुंह से कितना खूबसूरत ये नाम सुनाई दे रहा था। मेहंदी वाली उसे एक नज़र देखती है और फिर उसके हाथों में बड़ी ही खूबसूरती से नाम लिख देती है, जिसका एहसास तुलसी को भी नहीं था। नितिन तो अंदर ही अंदर आरू को देख के जलन से मरे जा रहा था, क्योंकि मेहंदी उसकी थी, लेकिन सबका ध्यान आरू ने चुरा लिया था। सभी उसके आगे पीछे घूम रहे थे, यहाँ तक कि नितिन के दोस्त भी। एक तरह से कहा जाए तो वो आरू की चापलूसी कर रहे थे। आरू की नजरें तुलसी पे जाके ठहर जाती है। आज तुलसी बला की खूबसूरत लग रही थी। तुलसी को देखकर उसके होठों पर हल्की सी स्माइल आ जाती है। वो तुलसी के वहीं तुलसी की आंखों के सामने रात का मंजर आ जाता है, जिसे वो जल्दी से अपनी नजरें चुरा लेती है। इस वक्त तुलसी के चेहरे पर हया की लाली बिखरी थी, जो उसकी खूबसूरती में और भी चार चांद लगा रही थी। वही तुलसी को इतने प्यारे तरीके से नजरें चुराते देखकर आरव के होठों पर बड़ी सी स्माइल आ जाती है। आरव के चलते वहाँ चारों तरफ उसके बॉडीगार्ड थे, जो खास उसकी ही सुरक्षा के लिए थे। आरू की नजरें बराबर तुलसी पे बनी हुई थी। तभी एक लड़की भागते हुए आती है और किसी पागल की तरह आरू को देखते हुए कहती है, आप आरू हो ना? मैं आपको छू सकती हूँ क्या? आरू तुलसी को देखते हुए अपनी सर्द आवाज में कहती है, लगता तो मुझे भी है कि मैं ही हूँ और आप मुझे छू सकती हैं, लेकिन मेरे जो बॉडीगार्ड है ना, जब वो लोग मारने पे आते हैं तो जेंडर नहीं देखते। आरू की बात सुन के उस लड़की की आंखों में डर फैल जाता है और वो वहाँ से चली जाती है। वहीं आरू अभी भी तुलसी को प्यार से देख रही थी। तुलसी भी ये चीज़ बखूबी महसूस कर पा रही थी कि आरू उसे ही देख रही है, और ये महसूस करके उसकी धड़कनें बढ़ गई थी। वो अपना चेहरा तक ऊपर नहीं उठाती है।
और तुलसी की ये हरकत आरू को बड़ी बचकानी और बेहद प्यारी लग रही थी। वहीं पप्पू जो वहाँ पे भेष बदल के मौजूद था, वो अपनी चील जैसी नजरों से सभी को देख रहा था। उसका ध्यान हर उस इंसान पे जा था जो तुलसी से मिलने आ रहा था। वो तुलसी को लेकर कोई रिस्क नहीं लेना चाहते थे। तभी उसका ध्यान एक औरत पे जाता है जो किचन की तरफ जा रही थी, और उसके पहनावे से साफ पता चल रहा था कि वो एक नौकर है। पप्पू आसपास अपनी नजरें घुमा के उस औरत के पीछे चला जाता है। वो अभी किचन के बाहर खड़ा उस औरत पे नजर रखे हुआ था, जो दूध गर्म करके उसे एक गिलास में डालते हुए खुद से कहती है, ये बड़े घर के लोग भी ना, इनके भी अलग ही चोचले हैं। अरे मेहंदी है, आज तो रहने देती, लेकिन नहीं, आज भी छोटी मालकिन को दूध देने का फरमान दे दिया। अरे इतनी फिक्र होती है तो खुद ही कर लेते सारा काम। उस औरत की बातों से साफ पता चल रहा था कि वो चिढ़ी हुई है। दूध को गिलास में डालने के बाद वो अपने आंचल में बंधी एक छोटी सी कागज की पुड़िया निकालती है और उसे दूध में डाल देती है, और उस पुड़ियों को वहीं छोड़ के दूध का गिलास लेकर किचन से निकल जाती है। इधर पप्पू जो उस औरत के जाने का इंतजार कर रहा था, उस औरत के जाते ही वो किचन में जाता है और झट से उस पुड़िया को उठा लेता है, जिसके कुछ अवशेष अभी उसमें थे। वो जल्दी से उस कागज की पुड़िया को अपनी जेब में डालता है और किचन से बाहर निकल जाता है। इधर तुलसी की मेहंदी लग चुकी थी और वो चुपचाप बैठी हुई थी। वहीं बाकी के मेहमान खाने चले गए थे। उसे भी काफ़ी तेज भूख लग रही थी, लेकिन वो किससे कहती। नितिन से तो वो खुलकर कह नहीं सकती थी, क्योंकि नितिन तो उसे खाना तो नहीं खिलाता, लेकिन चार बातें ज़रूर ही सुना देता। वैसे भी वो 3 साल से भले ही नितिन के साथ एक छत के नीचे रही थी, और नितिन ने उसे ये एहसास दिलवा दिया था कि दोनों ही एक दूसरे से प्यार करते हैं। लेकिन फिर भी तुलसी को नितिन हमेशा से एक अजनबी की तरह लगा। उसे हमेशा ये एहसास होता आया कि उसे प्यार तो है, लेकिन शायद नितिन से नहीं है। तुलसी को काफ़ी तेज भूख लग रही थी। उसने सुबह नाश्ता नहीं किया था और वो आसपास अपनी नज़रें घुमा के नंदिनी जी को ढूंढने लगती हैं, लेकिन वो भी कहीं नज़र नहीं आती। ये देखकर वो थोड़ा सा मायूस हो जाती है और वहाँ से गुजर एक वेटर से पूछती है, माँ कहाँ है। तुलसी की आवाज़ सुन के वो वेटर रुक जाता है और काफ़ी ही अच्छे से कहता है, वो बाहर मेहमानों को देख रही है, आप कहें तो मैं उन्हें बुला दूं। जिस पर तुलसी सर ना मिला के कहती है, नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, तुम जाओ। वेटर वहाँ से चला जाता है। हॉल में तुलसी अकेले मौजूद थी। उसकी मेहंदी अभी पूरी तरह से सूखी नहीं थी, और इसी के चलते उसे एक जगह बैठना पड़ रहा था, जिसके चलते उसके कमर में भी दर्द हो रहा था। तुलसी चुपचाप बैठी हुई थी। वहीं तुलसी का मुरझाया हुआ चेहरा आरू से छुपा नहीं था। वो अपने एक आदमी से कहकर तुलसी के लिए खाना मंगवा लेती है। आरू का वो आदमी तुलसी का खाना एक प्लेट में लाकर आरू को दे देता है, जिसके बाद आरू प्लेट लिए तुलसी की तरफ बढ़ जाती है और जाकर धीरे से तुलसी के बराबर में बैठ जाती है। वहीं आरू को अपने बगल में बैठा देखकर तुलसी हैरान रह जाती है और अपनी बड़ी बड़ी पलकों से आरू को देखने लगती है। तभी आरू चम्मच से चावल और दाल मिक्स करके उसकी तरफ बढ़ा देती है। वह तुलसी कभी आरू को देख रही थी तो कभी चम्मच को। उसे इस तरह से देखता देखकर आरू कहती है, देखने भर से ये खाना तुम्हारे पेट में नहीं जाने वाला है, इसके लिए तुम्हें अपना मुंह भी खोलना होगा।
जिस पर तुलसी कुछ नहीं कहती है और चुपचाप अपना मुंह हल्का सा खोल देती है। जिसके बाद आरू धीरे धीरे तुलसी को खाना खिलाने लगती है। आरू का पूरा ध्यान तुलसी को खाना खिलाने में था, लेकिन तुलसी की नजरें आरू पर ही टिकी हुई थी। वो एकटक आरू को देख रही थी। उसे आरू से एक अलग सा खिंचाव महसूस हो रहा था। उसे लग रहा था मानो आरू से उसका बहुत गहरा नाता हो। भले ही तुलसी के चैन में उसकी बीती यादें मिट चुकी थी, लेकिन उसके अंदर जो आरू के लिए बेसुमार प्यार था वो आज भी बरकरार था। इधर आरू तुलसी को अच्छे से खाना खिला देती है, तब तुलसी उससे सवाल करती है, आप मेरा इतना ख्याल क्यों रखती हो? मैंने हमें तो मिले बस मुश्किल से 24 घंटे ही हुए हैं ना। फिर हर बार मुझे ऐसा क्यों लगता है जैसे मैं आपको बहुत पहले से जानती हूँ, जैसे बहुत गहरा नाता है हमारा। ये सब कहते हुए तुलसी के चेहरे पर एक अलग ही एक्सप्रेशन थे। उसे देखकर ऐसा लग रहा था मानो वो अपने सवालों का जवाब जानना चाहती हो और उसे वो जवाब मिल नहीं रहा हो। आरू तुलसी को हैरान और परेशान चेहरे को एक नज़र देखती है। उसके बाद से गहरी सांस छोड़ के कहती है, कुछ सवालों के जवाब मिलते नहीं है, हमें खुद ढूंढना पड़ता है। इतना कहकर वो वहाँ से उठ के चली जाती है और पीछे छोड़ जाती है तुलसी के मन में एक और नया सवाल। अब तुलसी ने तो मानो ठान ही लिया था कि वो अपने सवालों के जवाब ढूंढ के ही रहेगी। सो गाइस, आज के पार्ट में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में और जानते हैं कि आने वाले पार्ट में क्या होता है। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर। आप लोग अपना ध्यान रखिए। बाय बाय गाइस।